अस्सलामुअलैकुम कम्युनिटी मैडिसन में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एर्गोनॉमिक्स। बेसिकली एर्गोन इज स्टैंडिंग फॉर द वर्क एंड नोमोई मीन्स नेचुरल लॉज। एर्गोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस और आर्ट है जो कि रिवॉल्व कर रही होती है तीन चीज़ों की, कि अगर हम इसका ट्राइड बनाए तो क्या बनेगा, वर्क, वर्क प्लेस एंड वर्कर। इन तीन लोगों की, इन तीन जगहों पे या इन तीन लोगों के दरमियान इस ट्राइड में एर्गोनॉमिक्स रिवॉल्व करती है कि बेसिकली जो बंदा काम कर रहा है उसको वो वर्क प्लेस सूट करे और वो काम उसी के लिए बना हो। लाइक ऐसा ना हो कि अ पर्सन इज़ नॉट फिटिंग फॉर दैट जॉब, ठीक है। तो इट इज़ फिटिंग द जॉब एंड द वर्क प्लेस, जॉब और वर्क प्लेस टू द वर्कर्स नीड। और इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इन रिलेशन टू द वर्क डिमांड। जैसे जो जिसकी सलाहियत हो, जैसे अगर कोई पढ़ाता है तो वो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसकी सलाहियत है, वो पढ़ाने की जगह वो कुछ और कर रहा हो तो वहाँ पे उसका इज़ नॉट अ फिटिंग फॉर इट ना। फिर उसके बाद व्हाट इज़ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर। तो ये वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं, मसल्स, जॉइंट, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इनमें से किसी की भी कोई डिजीज़ की कंडीशन डेवलप हो जाए तो दैट विल लीड टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर। Now, what is WMSD? That is Workplace Musculoskeletal System Disorder. ऐसे डिसऑर्डर्स वो भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो कि काम की वजह से हुए हैं। अब काम की वजह से क्यों होंगे, क्योंकि काम, जैसे मैंने बताया, वर्क इज़ नॉट फिटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो वो अल्टीमेटली लीड करेगा टू एनी काइंड ऑफ डिजीज़ या कोई और प्रॉब्लम होगी उस बंदे को। तो अब इसके वर्क प्लेस डिसऑर्डर्स के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, रिपीटिशन, फोर्स, ऑकवर्ड पोस्चर्स, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस एंड वाइब्रेशन। इन सब को भी हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। और अगर मैं बता दूं रिपीटिशन, कि अगर कोई स्क्रू ड्राइवर का यूज़र है कि वो रिपीटिव मूवमेंट कर रहा है, आजकल मोस्ट कॉमनली टाइपिंग। फिर फोर्स, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है। ऑकवर्ड पोस्चर्स, ऑफिस में जो वो बैठ के काम करना होता है पूरा दिन, तो वो जो बेंडिंग पोजीशन होती है, दैट इज़ समहाउ अ ऑकवर्ड पोस्चर। देन कॉन्टैक्ट स्ट्रेस, कि जैसे किसी चीज़ पे हाथ रख के पूरा दिन बैठा रहा है उसकी वजह से, जैसे एल्बो लोग कहीं रख कर और काम करते रहते हैं, टाइपिंग करते रहते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस की वजह से। वाइब्रेशन, कि कोई ड्रिलिंग करता है तो वो उसकी मशीन में, ड्रिलिंग की वाली मशीन में वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से। Now come to the examples of the workplace musculoskeletal system disorder, that is thoracic outlet syndrome, tension neck syndrome, slip disc, low back pain, rotator cuff tendonitis, de Quervain syndrome, sciatica and carpal tunnel syndrome. These are the commonest examples of the disorders that are related to the workplace. अब बात करते हैं कॉशन जोन जॉब्स। ऐसी जॉब्स जिनमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है या जिनमें ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि दीज आर द वर्किंग दैट आर लीडिंग टूवर्ड्स द वर्क प्लेस डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है वो है ऑकवर्ड पोस्चर। ऑकवर्ड पोस्चर का क्या मतलब है कि कोई भी हाथ ऊपर करके खड़ी हुई भी जॉब है, या एल्बो जो है वो शोल्डर जॉइंट से अबव जा रही है, या नेक बेंड है मोर देन 30 डिग्रीज, या पूरी बैक ही बेंड हुई हुई है 30 डिग्रीज से ज़्यादा। और ये जो ऑकवर्ड पोस्चर है ये कितनी देर तक हो दिन में, तो ये हमारे पास कोई डिजीज़ कॉज करवा सकता है। ऑकवर्ड पोस्चर फॉर मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे से ज़्यादा पर डे, अगर कोई भी नेक बेंड की हुई है 30 डिग्री से, या वर्किंग हैंड्स ओवर द हेड, कोई भी इनमें से कंडीशन हो जाए तो ये हमारे पास कोई डिज़ीज़ कॉज करवा सकता है। देन हाई हैंड फोर्स, जो कि हमारे पास वेट लिफ्टिंग वगैरह में आ जाता है। फिर हाईली रिपीटेटिव मूवमेंट, दैट इज़ इंटेंसिव टाइपिंग फॉर मोर देन 4 आवर्स पर डे। और उसके बाद हमारे पास कोई रिपीटेड इम्पैक्ट की वजह से, या फिर हैवी या ऑकवर्ड लिफ्टिंग की वजह से। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया रिपीटेड इम्पैक्ट, जैसे वाइब्रेशन करते हैं, ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हाथ में वाइब्रेशंस होती हैं, तो 30 मिनट्स मिनिमम से लेके 2 आवर्स मैक्सिमम पर डे तक हमारे पास कॉज कर सकती हैं कोई डिजीज़।
अब बात करते हैं कुछ वो डिजीज़ेस जो कि वर्क प्लेस मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में आती हैं, जिसमें सबसे पहले टेंडोनाइटिस। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल टेंडन जो होता है वो ग्लाइड कर रहा होता है स्मूथली इन द टेंडन शीथ, मूवमेंट के साथ साथ टेंडन भी हमारे पास ग्लाइडिंग करता रहता है। होता क्या है कि प्रेशर जब अप्लाई होता है टेंडन शीथ पे, तो उसकी वजह से कैपिलरी फ्लो टू द शीथ कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, और जब वो प्रेशर रिमूव होगा फिर से हमारे पास ब्लड फ्लो होगा, तो उसकी वजह से अपेयर होगा स्वेलिंग, वहाँ पर रेडनेस अपेयर होगी और स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन है ये टेंडन की, और ये कहलाता है टेंडनाइटिस। नेक्स्ट बात करें डबल क्रश सिंड्रोम की, तो इसकी मैं आपको सिंपल यूँ समझाऊँ कि ये एक हमारे पास नर्व जा रही है शोल्डर से लेके हैंड तक। अब शोल्डर से लेकर जो हैंड तक जा रही है, अब इसकी दो जगह पे प्रेशर अप्लाई हो जाए, एक हमारे पास शोल्डर की तरफ और एक हमारे पास रिस्ट की तरफ। तो ये एक ही नर्व पे दो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेशर अप्लाई हो जाना और उसकी वजह से सिमिलर अफेक्ट एग्जैगरेट होकर आना कहलाता है डबल क्रश सिंड्रोम। तो ये हमारे पास क्या होगा कि कम्युलेटिव अफेक्ट, यानी अब यहाँ पे जो अफेक्ट होना था, यहाँ पे कंप्रेशन से जो अफेक्ट होना था वो भी है, और यहाँ पे जो कंप्रेशन से अफेक्ट होगा वो भी है, यानी दोनों के मिला के अफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो दैट इज डबल क्रश सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की। तो ये हमारे पास मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर होता है। इसमें नर्व जो है वो पता है हमें कि कौन सी है, मीडियन नर्व होती है जो कि कंप्रेस्ड हो जाती है एट द रिस्ट रीजन, जहाँ पे कार्पल टनल बन रहा होता है इस रीजन में। और इसमें हमारे पास नमनेस पेन थ्रू आउट होती है हाथ में एक्सेप्ट फॉर द लिटिल फिंगर। क्यों? लिटिल फिंगर इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, वहाँ पे उसकी नर्व सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे उसके साइंस एंड सिम्टम्स भी अपेयर नहीं होते। तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज द कंप्रेशन ऑफ द मीडियल नर्व। नेक्स्ट बात करें क्यूबॉइटल टनल सिंड्रोम की। तो ये हमारे पास अल्नर नर्व की कंप्रेशन होती है एट द रीजन ऑफ द एल्बो। एल्बो जॉइंट की जो हमारे पास फ्लेक्शन वाली साइड होती है, वहाँ पे जो होती है अल्नर नर्व कंप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि वो क्यूबॉइटल फोसा होता है उसमें। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि ये एल्बो से लेके और जा रहे होते हैं इसकी नमनेस और नमनेस कहाँ तक, लिटिल फिंगर तक, क्योंकि बाकी रीजन कौन सप्लाई कर रहे होते हैं, मीडियन नर्व, तो सिर्फ लिटिल फिंगर पे इसके सिम्टम्स अपेयर होंगे। फिर नेक्स्ट बात करें डी क्यूरेवियन सिंड्रोम की। तो ये एक पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जो कि अफेक्ट कर रही होती है टेंडन्स ऑफ द थंब साइड ऑफ द रिस्ट। जो टेंडन्स हमारे पास इस थंब साइड से होते हुए जाकर लगते हैं बेस ऑफ द थंब पे, ये उनको अफेक्ट कर रही होती है। अब ये क्यों होता है? क्रॉनिक ओवर यूज ऑफ रिस्ट। और ये हमारे पास आजकल की उसमें किस वजह से हो रही है? एक्सेसिव मोबाइल यूज़। मोबाइल में सारी टाइपिंग थंब से हो रही होती है, तो वो थंब का जो यूज़ होता है ना, उसकी वजह से वो एक्सेसिव हमारे पास यूज़ हो रहा होता है ऑफ द टेंडन एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, टेंडन की इन्फ्लेमेशन होगी, और ये पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कहलाएगी डी क्यूरेवियन सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करें टेंशन नेक सिंड्रोम की। तो ये हमारे पास एक वाइड मेडिकल टर्म जो कि यूज्ड हो रही होती है वैरायटी ऑफ सिंड्रोम और डिजीजेस को इंक्लूड करेगी, जो कि हमारे पास अफेक्ट कर रही है नेक और शोल्डर रीजन पे। अब इस टेंशन नेक सिंड्रोम में कोई स्पेसिफिक डिजीज़ या स्पेसिफिक रीज़न की बात नहीं की हमने कहा कि इसमें दर्द हो रहा होगा गर्दन में, अब वो आइदर स्टिफनेस की फॉर्म में हो, स्वेलिंग में हो, या मूवमेंट रिड्यूस्ड हुई हो, जो भी हो। नेक और शोल्डर के लिए ये वाइड टर्म यूज़ होगी, और इसमें मोस्टली मसल कौन सा होता है? ट्रेपेजियस। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें हमारे पास वो ब्लड वेसल्स और वो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, उनका डिसऑर्डर है जो कि पास हो रही होती हैं बिटवीन कॉलर बोन मीन्स क्लैविकल एंड फर्स्ट रिब। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? थोरेसिक आउटलेट। तो उस थोरेसिक आउटलेट से क्रॉस होने वाले ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी कंप्रेशन थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कॉज करवाती है। Last is sciatica. It is a nerve pain in the leg that is due to irritation and compression of the sciatic nerve, जो कि हमारे पास सबसे longest nerve of the body है। अब 8 कीज जो होती हैं वो हमारे पास टू मेंटेन एर्गोनॉमिक्स आर द वंस। नंबर 1 इज एक्सेस एंड इजी एक्सेस टू द टूल्स की अवेलेबिलिटी होना। देन वर्क एरिया बहुत अच्छा होना,
फोर्सेस रिड्यूस करना, रिपीटेटिव मूवमेंट रिड्यूस करना, लोड का अगर कोई काम है तो वो रिड्यूस करना, उसके बाद डायरेक्ट प्रेशर को मिनिमाइज करना, एडजस्टेबल टूल्स, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गुड पोस्चर मेंटेन करना। तो यहाँ तक हमने एर्गोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया।